Okay, so now finally am I audible and visible to all of you? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे आंसर करेंगे, लेट मी नो इन दी चैट और वॉइस ऑल्सो। बाकी हमारे साइकोलॉजी बैच से रेडमी नोट 9, सो क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? एंड रेवा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके, राइट। सो नाउ क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में। सो ओके, चैप्टर सेकंड हम आज क्विक रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करेंगे। कल चैप्टर फर्स्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, राइट? सो जो भी स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट में अभी भी कंफ्यूज है, सो यूट्यूब पर हमने सारे चैप्टर्स इन डिटेल्स अपलोड कर रखे हैं। और भी डिटेल में अगर आपको हमारी क्लासेस एक्सेस करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएंगी, राइट? सो चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी मतलब कह सकते हैं, राइट? ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी कह सकते हैं। तीनों मतलब इस चैप्टर के नाम है। पहले इस चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करता था, राइट? नाउ अब इस चैप्टर का नाम रीनेम हो चुका है, लेकिन घबराओ मत, कॉन्सेप्ट सभी सेम मिलेंगे आपको, सारी चीजें वही मिलेंगी, राइट? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, भाई मेरे को आसानी रहती है इस चैप्टर को इस नाम से बोलने में, राइट? बाकी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वही चीज है, बार बार मैं रिपीट करूंगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, और आज मैं इस चैप्टर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूं, जिसकी 101% की गारंटी है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। मार्क माय वर्ड, सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे मुझको सुन पा रहे हैं, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से और क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि भाई इस चैप्टर से ये आएगा, पूरी गारंटी के साथ, राइट? सो वैसे तो आप सबने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ रखा है, राइट? और हमने बहुत मेहनत करी है, पूरे साल पूरे ईयर हमने बहुत मेहनत करी है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ब्लैंक है अभी, भाई वैसे तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ब्लैंक हो, राइट? उसके लिए भाई मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, बट स्टिल साथ देना आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब है कि जितनी भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एज अ पावर लेके इमर्ज होते हैं, राइट, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड में, उसे हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कहते हैं। सर क्या बात कर दी, मतलब समझ नहीं आया कि मतलब किस चीज से ये लिंक कर रहा है, क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ये चीज समझ नहीं आई, राइट? अच्छा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ा है सबने, राइट? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने क्या डिस्कस किया है, आपने क्या पढ़ा है? बाइपोलैरिटी का एंड 1991 में बाइपोलैरिटी का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। सर व्हाट इज बाइपोलैरिटी? ये नहीं बताऊंगा, सबको पता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, दो पोल्स में दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर, राइट? 91 के बाद वर्ल्ड इज बिकेम यूनिपोलैरिटी, ध्यान दीजिए सभी, 91 के बाद वर्ल्ड इज बिकेम यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी में सिंगल सोल सुपर पावर यूएसए एज अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होता है, राइट? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, आपको समझ आ जाएगा एक ही लाइन में। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब ये है आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ध्यान दें इस लाइन को समझे, आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इट्स बिकेम क्लियर दैट alternative centers of economic political power could limit America's dominance, right? जिस तरह से बाइपोलैरिटी एंड होने के बाद अमेरिका का वर्चस्व वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा था, राइट? अमेरिका के डोमिनेंस को लिमिट करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होते हैं, राइट? इसलिए इस चैप्टर का नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, जैसे आपको समझ आ जाए वैसे याद करना है, राइट? वो होता है ना कि भाई किसी का दबदबा ज्यादा होता है, किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है,
चलो ठीक है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कि सारी कंट्रीज को दबाती चली जाए। लाइक अमेरिका का डोमिनेंस पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आफ्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इतना बढ़ता जा रहा था कि कोई भी कंट्री, मतलब किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से यूएस के डोमिनेंस को लिमिट करें, किस तरीके से यूएस के डोमिनेंस को रोकें। तो भाई सिंपल, कुछ पावर्स मतलब अराइज होती हैं, राइट, कुछ पावर्स अराइज होती हैं जिसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कहा जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, राइट। अप्रैल के मंथ में मैंने आपको मतलब आप सबको बता दिया था मैंने कि भाई क्लास 12 पॉल साइंस में ओवरऑल 15 चैप्टर्स हैं, बुक 1 और बुक 2। बुक 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बुक 2 इंडियन पॉलिटिक्स। अगर आपने पेयर वाइज स्टडी नहीं किया, पेयर वाइज कनेक्टेड चैप्टर्स के पेयर, तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा सब कुछ, राइट। लास्ट में लीक करूंगा क्वेश्चन, अभी नहीं लीक करूंगा, लेकिन 101% की गारंटी है क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट। पहले आप सब मुझे ये बताएं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्लियर हो गया, राइट। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, भाई किस ईयर में बाइपोलैरिटी का एंड हुआ था? 1991 में। सिंपल, बाइपोलैरिटी के एंड होने के बाद या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद साफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये दिख रहा था कि भाई कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एज अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होती दिखाई दे रही है, राइट। उसे ही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, सिंपल। अब भाई सीबीएसई बहुत चालाक है, ये ध्यान रखना, ध्यान दीजिए बस सभी स्टूडेंट, सीबीएसई बहुत चालाक है, बट हमें डबल चालाक बन के जाना है, सिंपल। ये नहीं है कि आपसे सारे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, राइट। यूरोपियन यूनियन, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, आशियन, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, राइट। तीनों नहीं आएगा भाई, आप सब भी जानते हैं तीनों नहीं आएगा, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। यूरोपियन यूनियन से भी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बिल्कुल है। आशियन से भी आ सकता है, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, या फिर कह सकते हैं चाइना को एज एन ग्रेट पावर, एज एन न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, राइट। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी भी आपके मन में डाउट्स घूम रहे हैं कि सर जापान और साउथ कोरिया कहाँ जाएगा, थोड़े से चांसेस कम है, बट द पॉइंट इज पढ़ के जाना है, वो भी पढ़ के जाना है, चांसेस कम है, राइट। सीयूईटी में चांसेस ज्यादा है, वहां से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, बट स्टिल तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक को अच्छे से समझना है। इन शॉर्ट हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए तीनों टॉपिक, कुछ भी आ सकता है तीनों में से, राइट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन, राइट। यूरोपियन यूनियन कब बनता है, कैसे बनता है, यूरोपियन यूनियन की क्या स्टोरी थी, क्या बैकग्राउंड था, क्या मतलब है इसका, राइट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और 90% चांसेस यूरोपियन यूनियन से ही है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आशियन भी पढ़ के जाना है और चाइना भी पढ़ के जाना है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका फटाफट से। देखिए, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड आशियन एंड चाइना। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर तीन फॉर्म में दिखाई देते हैं, तीन फॉर्म में, एक यूरोपियन यूनियन, एक आशियन, एक चाइना, राइट। मैंने अलग से मेंशन कर रखा है, तीनों में से कोई भी मतलब एक क्वेश्चन चांसेस हैं आने के, लेकिन तीनों समझ के जाना है, राइट। सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है, राइट। तो ध्यान दीजिए सभी। अच्छा, एक सेकंड पहले मुझे बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट तो आपको सामने दिख ही रहा है, बोर्ड बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैकिश टाइप हो रहा है, लेकिन स्टिल शायद आपको विजिबल कम हो, लेकिन आप मुझे आंसर करें, बिल्कुल क्लियर विजिबल है? ओके, चलिए मैं रीड कर देता हूं। देखिए, यूरोपियन यूनियन को सबसे पहले हम समझेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द यूरोपियन नेशन इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, दैट इज ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। सिंपल लाइन है, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन नेशन दो एरिया में डिवाइड हो गया था, पहले नेशन था, बाद में यूनियन बना है, राइट। यूरोपियन नेशन टू यूनियन, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।
इसी प्रोसेस में से क्वेश्चन आएगा, यूरोपियन नेशंस टू यूनियन, इसी प्रोसेस में से सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन आएगा। आई कैन 100% गारंटेड। अगर आपको फुल इंटीग्रेशन प्रोसेस यूरोपियन नेशन से यूनियन तक नहीं पता तो ब्लैंक हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, खाली हो जाएगा सब। इसलिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का, राइट, यूरोपियन नेशंस टू यूनियन, राइट, क्लियर है। तो यहां पर यही लिखा है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आई मीन 1945 के बाद यूरोपियन नेशन टू एरियाज में डिवाइड हो गया था, दैट इज ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप, राइट। ईस्ट यूरोप वाज अंडर द यूएसएसआर, वेस्ट यूरोप वाज अंडर द यूएसए। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया है, राइट। स्टार्टिंग से आप पढ़ ही रहे हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूरोपियन नेशन डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो एरिया में। एक एरिया चला गया था यूएसएसआर के पास, एक एरिया चला गया था यूएसए के पास, राइट। तो यहां पर मेंशन है ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप, किसके अंडर में कौन सा एरिया गया था सबको अच्छे से पता है, राइट। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वाज अ डायलेमा अमंग द मैनी यूरोपियन लीडर्स ओवर द स्टेटस ऑफ यूरोप। ऑब्वियसली दिखती बात है, यूरोपियन नेशन ध्वस्त हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमिक सिस्टम वाइज, पॉलिटिकल वाइज, हर वाइज यूरोपियन नेशन खत्म हो चुका था, बिल्कुल डायलेमा, मतलब कई यूरोपियन के लीडर्स दुविधा में चले गए थे कि अब क्या होगा पूरे स्टेटस का, मतलब पूरे यूरोपियन स्टेटस का, कैसे हम यूरोप को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम यूरोप को ज्वाइन करेंगे, कैसे हम यूरोप को आगे लेके जाएंगे, क्वेश्चन मार्क बहुत तगड़ा। इसी प्रोसेस में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। हो सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 6 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, बट फुल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई हमें ब्लूप्रिंट नहीं देती, बस ये बता देती है 6 नंबर का चैप्टर है, बात खत्म, राइट। बस ये सबको आप, मतलब ये सारी चीज आप सबको पता होनी चाहिए, सिंपल। ये अबाउट यूरोपियन यूनियन, मतलब उसके बारे में छोटी सी बेसिक मीनिंग थी, राइट। यूरोपियन नेशन यूनियन अभी हम समझेंगे कैसे बना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पूरे यूरोपियन नेशन में एक, मतलब सारे लीडर्स यूरोप के स्टेटस को लेके दुविधा में चले गए थे, टेंशन में आ गए थे कि अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, राइट। तो भाई एक पार्ट तो चला गया था यूएसएसआर के पास, कौन सा पार्ट, ईस्ट यूरोप, एक पार्ट चला गया था यूएसए के पास, वेस्ट यूरोप, राइट। तो ये तो बात बिल्कुल सिंपल है कि कहीं ना कहीं से तो कोई सपोर्ट करेगा ही, राइट। तो कोल्ड वॉर एरा के पूरे पीरियड ने, कोल्ड वॉर एरा के पूरे पीरियड ने दोनों सुपर पावर्स ने यूरोपियन नेशन को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, राइट, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था जिससे कि यूरोपियन नेशन का जो भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो इंटीग्रेट हो पाए, राइट, वो अपने इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप में स्टैंड ले पाए, एक अच्छे तरीके से आगे ले जा पाए, सिंपल। तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर एरा वाले पीरियड ने दोनों सुपर पावर्स ने एक एक एरिया का सपोर्ट किया था, राइट। कब क्या कैसे ये सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरा यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग है, कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ये एशियन का है, ये चाइना का है, डिस्कस करेंगे हम, राइट। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, सबसे पहले ध्यान रखिए जॉर्ज मार्शल ने लॉन्च किया मार्शल प्लान, कब लॉन्च किया, 3 अप्रैल 1948 में। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जॉर्ज मार्शल ने मार्शल प्लान लॉन्च किया था 3 अप्रैल 1948 में। मार्क माय वर्ड्स, राइट, मेरी बातों को सुनो बस। मार्शल प्लान कब लॉन्च हुआ था, 1948 में। अब आ जाओ टाइमलाइन पर, ये पूरा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, पूरा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, इन शॉर्ट। डिटेल में आप प्लेलिस्ट पर जाओ, अच्छे से मजा आ जाएगा आपको सुनने में, कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए, 1948 में OEEC इसी मार्शल प्लान के अंडर फॉर्म्ड होता है। सर फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये सारी इकोनॉमिक सिचुएशन को मतलब अकोमोडेट करना, कॉपरेशन, मतलब तालमेल अच्छे बैठाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है, मतलब इकोनॉमिक लेवल पर। इसके बाद 1949 में नेटो आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के उसमें काम करता है बेसिकली।
49 में ही काउंसिल ऑफ यूरोप स्टेब्लिश होता है, ये पॉलिटिकल कॉपरेशन है। सर इकोनॉमिक कॉपरेशन 48 में आता है, राइट, याद रखना पॉलिटिकल कॉपरेशन 49 में स्टेब्लिश होता है। ये टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद 57 में ईईसी, क्या है सर ये? ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज, मतलब कि यूरोप की पूरी इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैंड करने लगती है एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री लीड करने लगती है 57 तक। 57 तक थोड़ा समय तो लगता है ना, थोड़ा सा समय तो लगता है, राइट। 45 में यूरोपियन नेशन बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो चुका था एक टाइप से, एक मतलब एरिया चला गया यूएसएसआर के पास, एक एरिया चला गया यूएसए के पास, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम तो भाई देखो कोई भी चीज अगर खराब होती है, डिक्लाइन होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, थोड़ा सा समय तो लेती है भाई, सिंपल, राइट। अब देखिएगा 49 में 49 में काउंसिल ऑफ यूरोप पॉलिटिकल कॉपरेशन, आई अगेन रिपीटेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन 48 में। इसके बाद 57 में ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसके बाद 58 में एस्टेब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि यूरोप का पार्लियामेंट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 58 में। फिर 92 में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हो गई अंडर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट, अंडर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हो जाती है इन द ईयर ऑफ 1992, राइट। आई अगेन रिपीटेड, बस सिर्फ मेरी वॉइस को आपने सुनना है, राइट। 1948 में मार्शल प्लान लॉन्च होता है बाय द जॉर्ज मार्शल, राइट। मार्शल प्लान के अंडर ओईईसी लाइक इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर्म्ड होता है, राइट। सर कब होता है? 48 में। यहां पर आपने ध्यान रखना है, ईयर आपने ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद 1949 में नेटो एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता है। सेम ईयर में काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसे पॉलिटिकल कॉपरेशन भी कहते हैं, राइट। 57 में ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री लीड करने लगती है, और 58 में यूरोपियन यूनियन मतलब बिल्कुल पूरा पार्लियामेंट स्टेब्लिश होता है। और 92 में आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? यूरोपियन यूनियन की, अंडर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की राइट, बस थोड़ा सा आपने सपोर्ट करना है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी है कि आपको समझ आ जाए, राइट। तो आई होप समझ में आ गया हो ये टाइमलाइन छोटी सी, राइट, कि मार्शल प्लान के अंडर यूरोपियन यूनियन लाइक नेशन को एक सपोर्ट मिल जाता है, राइट। फाइनेंशियली सपोर्ट किससे मिलता है? यूएसए से। ध्यान रखना ये जॉर्ज मार्शल कहां से थे? यूएसए से थे, राइट। क्विक रिवीजन सीरीज है, आपको मैं बता रहा हूं फिर भी, राइट, यूएसए से थे। और जॉर्ज मार्शल ने मार्शल प्लान लॉन्च किया था जिससे कि वेस्टर्न यूरोप की जो भी इकोनॉमी है, राइट, वो एक मतलब इंप्रूव हो सके, अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, आगे बढ़ सके, राइट। सो ये आपने छोटा सा कॉलम याद रखना है राइट। आगे चलेंगे अब देखिए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 में जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हो जाता है, फॉर्म्ड होने के बाद इट हैज अ ओन एंथम। क्या क्या चीजें इसकी अपनी थी? अंडरलाइन करना है, ओन एंथम, ओन फ्लैग विद फाउंडिंग डेट एंड करेंसी यूरो, राइट। 92 के बाद ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन की अपनी थी, राइट। ये आपने मार्क करना है, लिख लेना है, सिंपल। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी यूरोपियन नेशन से यूनियन की, राइट। क्या प्रोसेस था यूरोपियन नेशन से यूनियन बनने का, ये सारी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, राइट। अब आपने याद रखना है कि ये टाइमलाइन कैसे याद करनी है वो आप देखोगे, लर्न करना है आपने, आपने भी बना लेनी है अपने पास अपनी पर्सनल टाइमलाइन, राइट। सो आई होप समझ आ गया हो। इसके बाद इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन की 3 इन्फ्लुएंस। भाई देखो गारंटी ले लो, आज गारंटी ले लो पूरी, क्वेश्चन आ रहा है यही वाला, यूरोपियन यूनियन की इन्फ्लुएंस पक्का आ रहा है क्वेश्चन। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, यूरोपियन यूनियन की इन्फ्लुएंस। डिटेल में नहीं है यहाँ पर, लेकिन तीनों इन्फ्लुएंस आपको डिस्क्राइब करके आना है, राइट। और ज्यादातर की टर्म्स का इस्तेमाल करना है आपने, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। 101% की गारंटी है
यूरोपियन वाले मतलब टॉपिक से इन्फ्लुएंस आने के चांसेस मैक्सिमम है। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस आएगा तो तीनों ही तो इन्फ्लुएंस आपने डिफाइन करना है। क्या हो गया आपको? तबीयत अभी मेरी खराब है लेकिन कोशिश पूरी है। कोई बात नहीं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, तीनों इन्फ्लुएंस आपने पॉइंट वाइज डिफाइन करके आना है, राइट। प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी है, राइट। चलिए, यूरोपियन नेशन से यूनियन का प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होता है इन शॉर्ट, राइट। अब हम नेक्स्ट आशियन डिस्कस करेंगे। आशियन, आशियन के भी चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस इसके भी आने की, राइट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आशियन की फुल फॉर्म है, राइट। आशियन से कुछ भी आ सकता है। देखो, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको आशियन का, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियंस, पिलर्स ऑफ आशियंस, आशियन विजन 2020, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। हो सकता है केस स्टडीज आ जाए, केस स्टडी आ जाए, पूरा केस। तो आपको पता होना चाहिए आशियन ये है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है, और ये इसके पिलर्स हैं, और ये विजन 2020 है, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए आशियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन आशियन? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 विद 5 फाउंडर्स कंट्री, राइट। अगर आशियन के फाउंडर्स कंट्रीज के बारे में आए क्वेश्चन तो आपने आंसर 5 करना है, ध्यान रखना। आशियन के 5 फाउंडर्स कंट्रीज थी, राइट। 5 आशियन के फाउंडर्स कंट्रीज थी। ये आप देख सकते हो, IMPTS शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पे चलोगे आप, IMPTS। इंपॉर्टेंट्स को शॉर्ट में याद कर लेना, याद आ जाएगा अपने आप। जैसे इंपॉर्टेंट्स लिखते हैं ना, उसे शॉर्ट में IMPTS लिख देते हैं, ऐसे आपने याद करना है, सिंपल। I मीन्स इंडोनेशिया, M मीन्स मलेशिया, P मीन्स फिलीपींस, T मीन्स थाईलैंड, S मीन्स सिंगापुर, राइट। तो आशियन के 5 फाउंडर्स हैं, राइट। और 1967 में आशियन स्टैब्लिश्ड हुआ था, सिंपल सिंपल। बैंकॉक डिक्लेरेशन से, विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, राइट। ओवर द ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद आशियन की स्ट्रेंथ 10 हो गई। तो भाई यहाँ इमेज देख सकते हो आप, 10 हो गई भाई। किस ईयर में कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, राइट। ब्रुनेई ने मतलब 7 जनवरी 1984 में। बाकी आप देख सकते हैं वियतनाम 28 जुलाई 1995, लाओस सेम सेम ये वाली डेट रहेगी 23 जुलाई 97, और म्यांमार ने 23 जुलाई 1997, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ईयर वाइज कि कुछ ईयर्स के बाद, आशियन स्टेब्लिश्ड होने के कुछ ईयर्स के बाद आशियन की टोटल स्ट्रेंथ 10 हो जाती है, 5 और उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो 5 आपने IMPTS यहां माइनस कर दो, लेफ्ट 5 याद कर लो, राइट। लेफ्ट 5 याद कर लो। अब CBSE मजा लेगी, मजा ये लेगी कि आशियन की फाउंडर्स कंट्री का नाम क्या है। बच्चे कहेंगे 10 फाउंडर हैं भाई, ये सारा उठा के लिख के चले आएंगे, ऑप्शन में आएगा ये भी, लेकिन दिमाग पागल हो जाता है उस टाइम पर, समझ नहीं आ रहा होता करें क्या, राइट। मैंने अपने 1 नंबर इसी में कटवा लिए थे अपने टाइम में 12th में। आई गॉट 97, 2 नंबर डायग्राम में कट गए, 1 नंबर इसी में कट गया था, राइट। तो ये गलती होती है भाई, ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, गलती हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना फाउंडर्स कंट्री 5, राइट, टोटल स्ट्रेंथ 10, और किस कंट्री ने कौन से ईयर में, राइट, ज्वाइन किया, ये आपको याद होना चाहिए, सिंपल। तो ये तो एक आशियन की इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट आशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। आई होप आपको समझ भी आ गया हो कि भाई ये पूरी इंफॉर्मेशन है आशियन की, राइट। नाउ एक बार आंसर कर दीजिए, इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन स्टूडेंट आप सबको भी क्लियर है? yes. बस मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, नहीं तो और मजा आ जाता। कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा होगा भाई, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, राइट। चलिए आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियन। आशियंस के ऑब्जेक्टिव्स अलग से 4 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, राइट। तो ध्यान रखना, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फील्ड, राइट।
दिस वॉज दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियन, ये आशियंस का ऑब्जेक्टिव्स था, राइट। अब आपने एक चीज ध्यान रखना है, आशियन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उसे सुप्रा नेशनल पावर बनना है, नहीं, जितने भी रीजन्स आशियन में इंक्लूड है सबके साथ कोलैबोरेट करे, म्यूचुअल असिस्टेंस रखे, पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, इकोनॉमिक को मतलब जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, राइट, एक्सलरेट करे, ग्रो करे, बढ़ोतरी हो, राइट, ये आशियन का ऑब्जेक्टिव था, राइट। कई ऑर्गेनाइजेशन आपने सुने होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंफ्लुएंस रखना है, जैसे यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिक इंफ्लुएंस, राइट, भाई डॉलर को भी थ्रेट कर जाता है, सिंपल। और इकोनॉमिक इंफ्लुएंस यूरोपियन यूनियन की तो आज भी कहीं ना कहीं भाई लाए कर ही रही है, सिंपल। बट आशियन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस ये ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी रीजन उसके साथ मिले हुए हैं उन सबके बीच मतलब इकोनॉमिक ग्रो हो, राइट, एक्टिव कोलैबोरेशन हो, म्यूचुअल असिस्टेंस हो, बाकी किसी भी फील्ड में मतलब सारी चीजें प्रमोट हो। आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स मैंने पॉइंट वाइज आपको मतलब मेंशन कर रखा है, यहाँ पर नोट कर रखा है, राइट। तो ये याद रखना है आपने। इसके बाद पिलर्स की अगर बात है, पिलर्स ऑफ आशियन, तो आशियन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीन पिलर्स, राइट। एज अ की टर्म्स आपने याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट आशियन का फर्स्ट पिलर, राइट, सिक्योरिटी कम्युनिटी आशियन का सेकंड पिलर, राइट, इकोनॉमिक कम्युनिटी आशियन का थर्ड पिलर। डिफाइन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो भाई, राइट। पिलर्स भी आपने याद रखने हैं। इसके बाद एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एआरएफ, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है, एक लीक कर दिया मैंने क्वेश्चन, ये लीक कर दिया मैंने क्वेश्चन, एआरएफ कब स्टेब्लिश हुआ था? 1994 में। देख लेना, आपको मिलेगा पक्का, एमसीक्यू में मिलेगा, एक नंबर तो आप भाई ले लो अभी फिलहाल, राइट। चलो ये आपने याद रखना है, एआरएफ कब स्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद आशियन विजन 2020, आशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आशियन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन था जो बहुत तेजी से ग्रो हुआ था, राइट। इसका अपना कुछ विजन था 2020, और इसने अपनी एग्जिस्ट पॉलिसी को एनकरेज किया था, लाइक नेगोशिएशन वाली। कैम्बोडियन कन्फ्लिक्ट में आशियन ने एज अ मीडिएटर रोल प्ले किया था। ईस्ट टाइमर क्राइसिस जो हुआ था ना, उसमें बिचौलिया की भूमिका निभाई थी, मीडिएटर का, राइट, ताकि वो डिस्प्यूट, वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। यही तो आशियन की स्पेशलिटी थी, यही आशियन की स्पेशलिटी आज भी है, सिंपल भाई, अच्छे से नेगोशिएट करना, समझौता करना, राइट, एज अ मीडिएटर रोल प्ले करना, ये तो आशियन के विजन 2020 भी आपको पता होना चाहिए। इट्स विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आशियन इन दी इंटरनेशनल कम्युनिटी। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के मतलब अंदर आशियन एक आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले करता है, आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, राइट। तो आशियन के बारे में मतलब यहीं पर ओवर हो जाता है, राइट। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन ऑफ आशियन समझा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियन, पिलर्स ऑफ आशियंस, राइट। इसके बाद हमने समझा आशियन विजन 2020, तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट। अब हम आगे चलेंगे, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, राइज ऑफ चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर, थर्ड टॉपिक। मैंने बोला था ना भाई, देखो यूरोपियन यूनियन और आशियन, चाइना, तीनों में से कोई एक आएगा, और चांसेस चाइना में से भी है, चाइना में से भी चांसेस हैं आने के, राइट। चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा। चाइना की इकोनॉमी सक्सेस कौन से ईयर से होना स्टार्ट हुई थी? 78 से। सर ऐसा क्या हो गया था? कुछ तो हुआ होगा, तभी तो 78 से चाइना की इकोनॉमी एज अ ग्रेट पावर इमर्ज होती है, राइट, हिला के रख देती है भाई, और यूएस को मतलब चैलेंज कर देती है कि 2040 आने दो, 2040 आने दो, आपकी भी इकोनॉमी क्रॉस कर देंगे, राइट। ये भी चैलेंज कर दिया था चाइना ने 78 के बाद, सिंपल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाइना की इकोनॉमी सिंस 1978 से ग्रो होना स्टार्ट हो गई, सक्सेस होना स्टार्ट हो गई। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, राइट। और चाइना ने इसी टाइम पर मतलब ये बोल दिया था कि भाई देखो 2040 तक हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना के दिखाएंगे। यही एक रीजन है चाइना आज भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज में ही कंसीडर करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल याद कर लेना। 1949 में क्या हुआ था? चाइना बिकेम द रिपब्लिक ऑफ चाइना,
एक नंबर में क्वेश्चन आएगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1949 में चाइना बिकेम द रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट। रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था 49 में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सोवियत यूनियन के स्टाइल में। सोवियत यूनियन में जो सोशलिज्म सिस्टम था ना, उसी के सिस्टम, मतलब उसी के जैसे, सिंपल। देखो यहां लिखा भी है, चाइना इकोनॉमिक सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल। जो चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम था 49 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद, इज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। ये मत पूछना सोवियत मॉडल क्या था, राइट। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। चलिए आगे चलेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना, एनईपी, एनईपी पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पर 1970s में बहुत कुछ हुआ था, याद करो, राइट। पढ़ा तो हुआ है ना ये चैप्टर सबने, बट स्टिल चाइना टुक अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। कई स्टूडेंट को अभी ये भी नहीं पता होगा, चाइना ने कुछ मेजर पॉलिसी को लेके डिसीजंस लिए थे पूरे 1970s वाले डिकेड में। 10 साल का एक डिकेड होता है। एनर्जी आ रही है भाई, दवाई खाई है, अब असर कर रही है, अब असर कर रही है। चलिए भाई हम छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा आज तबीयत साथ नहीं दे रही, लेकिन स्टिल पूरी कोशिश है। 1970s के पूरे डिकेड में चाइना ने कुछ मेजर पॉलिसी को लेकर डिसीजन लिए थे, राइट। जिसमें पहला डिसीजन 72 में लिया चाइना ने, चाइना रिलेशन स्टेब्लिश्ड विद यूएसए। भाई अब क्या कर दिया चाइना ने, अपने संबंध स्टेब्लिश कर लिए यूएसए के साथ, पहला मेजर पॉलिसी डिसीजन, राइट। दूसरा 73 में लिया फॉर मॉडर्नाइजेशन। फॉर मॉडर्नाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, चारों सेक्टर्स को मॉडर्नाइज करेंगे, ओपन करेंगे, और जो भी वीकनेस मतलब थी वो वीकनेस नहीं रहेगी, आगे ग्रो करेंगे, राइट। इसके बाद 78 में दरवाजे खोल दिए, मैं इसको क्या बोलता हूं, दरवाजे खोल दिए, ओपन डोर पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी। 78 से चाइना की इकोनॉमी इसीलिए सक्सेस होना स्टार्ट हुई थी क्योंकि चाइना ने क्या कर दिए थे, बंद दरवाजे खोल दिए थे। अब जब बंद दरवाजे खोल देंगे तो ऑब्वियसली बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो अंदर आने लग जाएंगी। यहां पर चीजें का मतलब ये है कि इकोनॉमी ओपन कर दी, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश कर दी, बढ़िया ट्रेड चलेगा, वर्ल्ड ट्रेड भी अच्छा चलेगा, और बाहर से भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, चाइना भी जाएगा, मतलब इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ चलेगा, सिंपल। तो सबसे तगड़ी पॉलिसी चाइना की 78 में आई थी, जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या था भाई, टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, टू जनरेट हाईएस्ट प्रोडक्टिव, भाई प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन को जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जनरेट हो सके, राइट। ये था सारा कुछ ओपन डोर पॉलिसी में। बाकी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चाइना के अंदर से एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज कब हुआ, 1982 में। इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कब हुई, 1998 में। ये वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज चाइना में 1982 में हुआ था, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज चाइना में 1998 में हुई थी, राइट। टू एबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, ये भी ओपन डोर पॉलिसी का ही मतलब एक पॉइंट है। सारे टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश कर दिए थे, राइट। लेट्स से यहां पर मैं गंदा सा चाइना अगर बना दूं, राइटिंग पे मत जाना बस मेरी, ये चाइना है। अब छोटे छोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए जिससे कि ट्रेड अच्छे से चल पाए, सिर्फ नेशनल ट्रेड नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड भी चल पाए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी चल पाए। यही रीजन है कि चाइना ने अपने आप को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया था 78 से, और आज वर्ल्ड के अंदर चाइना बहुत तगड़े लेवल पे है प्रोडक्शन के मामलों में, प्रोडक्शन के मामलों में, राइट। चलिए आगे चलेंगे। आई होप आपको एनईपी अच्छे से समझ में आ गया हो, राइट। अब हम आगे चलेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना के इंपैक्ट्स। अब जब एनईपी पॉलिसी आई तो इसके इंपैक्ट्स क्या रहे, सिंपल बात है, पॉजिटिव भी रहे होंगे और नेगेटिव भी रहे होंगे, हर सिक्के के दो पहलू होते, राइट। देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों इंपैक्ट पड़े थे। सिंपल पॉजिटिव क्या कि प्राइवेटाइज हो गया था एग्रीकल्चर, चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट। चाइना की इकोनॉमी स्पेशली रूरल इनकम ग्रो होने लग गई थी, स्पेशली रूरल एरिया में रूरल इनकम ग्रो होने लगी थी,
राइट। और दोनों सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ा था चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि दोनों सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ा था चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। इसके बाद नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स। हर किसी को फायदा नहीं हुआ था। सर क्यों क्यों फायदा नहीं हुआ था सर? इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि फीमेल की एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन बैड हो गई थी, राइट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत इन्वायरमेंट डिग्रेड होता चला जा रहा था, करप्शन बढ़ता चला जा रहा था, ये सारी चीज इंक्रीज हो रही थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी राइज हो रही थी बिटवीन दी रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ड्रॉबैक्स, इन शॉर्ट ड्रॉबैक्स, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी में आपने स्टार्टिंग करनी है। चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना 49 में बना, राइट, इज बेस्ड ऑन सोवियत स्टाइल। पूरा मॉडल ऑफ चाइना बताना है आपने। उसके बाद आपने अच्छे से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफाइन करना है। 70s में मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए, 73 में कौन सा डिसीजन लिया, 78 में कौन सा डिसीजन लिया, उसके क्या इंपैक्ट्स रहे, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स, दैट्स इट। केस स्टडी आ सकती है, चांसेस हैं केस स्टडी आने के। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ केस स्टडी आने के चांसेस हैं। ये छोटी छोटी की टर्म्स आपने माइंड में रखनी है, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो, इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई हो, राइट। नोट्स सब मिलेंगे, ग्रुप में सब अपडेट है, हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं सबके पास सब कुछ है। ये वाले भी अपडेट हैं अपने ग्रुप में, पॉल साइंस वाले ग्रुप में, अचीवर्स बैच में अपडेट है। बाकी रेवा आपको भी मैं सारे नोट्स सेंड कर दूंगा, अगर आप मेरे इस नंबर पे मुझे हाई का मैसेज टेक्स्ट करेंगे, या नितिन सर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स भी आपने अगर पढ़ लिए तो भी आपको मजे आ जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि पॉल साइंस का एग्जाम कुछ है, सिंपल। बाकी हमारी डेली चलेंगी एक एक मतलब क्विक रिवीजन सीरीज की क्लास। कल मेरी तबीयत इससे भी ज्यादा बढ़िया होगी, आज थोड़ी तबीयत मेरी रात से ही ठीक नहीं है, बट स्टिल मैंने कोशिश पूरी करी है आपको समझाने की, राइट। तो सबसे पहले आंसर करिए, समझ आया? बाकी जापान एज अ इमर्जिंग पावर, साउथ कोरिया, ये आपने रीड करना है, अच्छे से रीड कर लेना है, राइट। जापान और साउथ कोरिया आपने अच्छे से रीड कर लेना है कि जापान ओईसीडी का मेंबर कब बना, राइट। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन से ईयर में हुई, राइट। ग्रुप 7 कंट्रीज में मतलब एशियन की जापान था, इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। छोटे छोटे से पॉइंट है जो आप रीड करोगे ना तो आपको तुरंत आ जाएंगे समझ में। ये मैं रीड नहीं करूंगा, आपको रीड करना है, आराम से आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे सबके पास ये वाली पीडीएफ है हमारी, सबके पास ये वाली पीडीएफ है हमारी, राइट। तो जापान और साउथ कोरिया से भी 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और शायद 4 मार्कर भी आ जाए, बट स्टिल ध्यान रखना है आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन, आशियन, चाइना, तीनों में से कुछ भी आ सकता है उड़ते हुए, कुछ भी आ सकता है तीनों में से उड़ते हुए, ये ध्यान रखना। चाहे केस स्टडी आ जाए, चाहे थ्योरी पार्ट पे क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्कर पे हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पर हम बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वहां से कुछ भी आने के चांसेस हैं, राइट। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इट बिकेम क्लियर दैट इमर्जेंस ऑफ अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट, लाइक यूरोपियन यूनियन, आशियन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। ये कुछ 5 नेशंस ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स की फॉर्म में इमर्ज होते हैं, राइट। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, यूरोपियन नेशन यूनियन कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन नेशन इज डिवाइडेड इन 2 एरिया, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के अंडर, वेस्ट यूरोप यूएसए के अंडर, राइट। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर एरा भी इसी ईयर से स्टार्ट होता है, 91 तक चलता है, बिटवीन दी 2 सुपर पावर्स। नहीं बताऊंगा कौन सी, सबको पता है, राइट। अब दोनों मिलकर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पूरे यूरोपियन नेशन को। ज्यादातर सपोर्ट मिलता है यूएसए से फाइनेंशियली। मार्शल प्लान लॉन्च कर देते हैं जॉर्ज मार्शल। अब अंडर दी मार्शल प्लान, OEEC,
इकोनॉमिक कॉपरेशन की फॉर्मेशन होती है, इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप पॉलिटिकल कॉपरेशन की फॉर्मेशन होती है, ईईसी मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी लीड करने लगती है एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, फिर यूरोप का पार्लियामेंट बन जाता है और उसके बाद अंडर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाता है, राइट। बस इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बाकी ओन एंथम, ओन करेंसी, डेट, फाउंडिंग सब कुछ अपना था, राइट। ये आपने याद रखना है। तीनों इन्फ्लुएंस आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, राइट। तीनों यूरोप की इन्फ्लुएंस अच्छे से पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की चांसेस ज्यादा है आने के, राइट। इसके बाद हम आशियन डिस्कस करेंगे, तो अबाउट आशियन 5 फाउंडर्स। मुझसे हुई थी गलती है अपने टाइम में, आज से 9 ईयर्स पहले, 12th पास किए हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं, राइट। ऑनलाइन में मैं अभी लास्ट ईयर से आया हूं और मैं पूरी जान लगा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से ऑफलाइन में मुझे प्यार 9 ईयर्स में मिला है, वो उम्मीद मुझे ऑनलाइन से भी है, सिंपल, राइट। बाकी आप सबको ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आशियन, राइट, अबाउट आशियन, पिलर्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन 2020 अच्छे से याद करना है। और एक लाइन आपने याद करनी है कि आशियन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उसे सुप्रा नेशनल पावर बनना है जैसे यूरोपियन यूनियन, राइट। चाइना, चाइना 1978 से सक्सेस होना स्टार्ट होता है, राइट, वो आपने याद करना। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंपैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव दोनों। साउथ कोरिया और जापान अच्छे से आपने रीड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन वो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां मैं आपको समझाऊंगा, सिंपल, राइट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चैप्टर जब हम इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे वहां मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में से जो भी टॉपिक मैंने आपको अभी बताए हैं, टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। अब आपने मार्क कर लेना है मेरा वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। इज अ क्लियर एवरीवन? आंसर करेंगे सभी?